हेलो इन्वेस्टर। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करना है जिसकी लेगेसी दशकों तक है और ये नमक से हवाई जहाज़ तक बनाती है। 15,500 के करोड़ के आईपीओ के साथ ये इस साल की सबसे बड़ी आईपीओ है। जी हाँ, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं टाटा कैपिटल की। हम आज की वीडियो में जानेंगे कि पी कंपैरिजन के अनुसार ये कहाँ बैठ रही है। चूँकि ये एनबीएफसी कंपनी है तो इसमें नॉर्मल तरीके से किसी भी तरह का डेट कैलकुलेशन नहीं हो सकता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही हम ये बात करेंगे कि लास्ट 10 ईयर में जो इंडिया के सबसे बड़े बड़े आईपीओ थे उसमें हमें लिस्टिंग गेन में कितना फ़ायदा मिला। तो चलिए एंड तक देखिएगा वीडियो को। हम किसी भी तरह का स्वैट एनालिसिस में नहीं करेंगे क्योंकि टाटा ग्रुप का स्ट्रेंथ और वीकनेस सबको पता है। तो चलिए इन्वेस्टर शुरू करते हैं शुरुआत से। आईपीओ की डिटेल्स को हम जानते हैं। तो इस कंपनी का आईपीओ 6 अक्टूबर को आ रहा है और अक्टूबर 8 को ये क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 13 अक्टूबर को होगी। इशू प्राइस बैंड 310 से 326 पर शेयर है, आप 326 ही मान के चलिएगा। लॉट साइज 46 शेयर का है और टोटल इशू साइज 15,500 करोड़ का है। लिस्टिंग इसकी दोनों ही एक्सचेंज में हो रही है, बीएसई और एनएसई में। ऑफर फॉर सेल है इसमें। पुराने इसके इन्वेस्टर हैं, एक आईएफसी करके है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वो एग्जिट ले रही है अपना तकरीबन 1.1% शेयर के अराउंड में निकाल रही है वहाँ से। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें जो लगेगा आपका लगभग 15,000 के अराउंड में लगने वाला है एक लॉट का। यूज क्या करेंगे ये, तो आप देखिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ना थोड़ा ट्रिकी है, आपको समझना पड़ेगा। ये नॉर्मल आईपीओ नहीं है, एनबीएफसी और बैंक्स का थोड़ा अलग रहता है सीन। 6,846 करोड़ रुपया ये टीयर 1 के कैपिटल ऑगमेंटेशन में लगाने वाले हैं। तो ये होता क्या है टीयर 1 कैपिटल ऑगमेंटेशन का, तो ये ना कोर बैंक कैपिटल होता है इनका। जैसे कैपिटल और रिजर्व होता है वैसे ही आरबीआई के कैपिटल रूल के हिसाब से इनको कैपिटल एडुकेसी नॉर्म के हिसाब से उनको रखना पड़ता है पैसा आरबीआई के पास। ऑगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि अगर फ्यूचर में इनको ज़रूरत पड़ी कैपिटल और लाने का, लोन देने के लिए, क्योंकि ये एनबीएफसी है तो लोन देती है और लोन देके वहीं से अर्न कर रही है, तो बढ़ाना पड़े तो ये उसके लिए ऑगमेंटेशन का यूज करेगी किसी भी तरह का फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए। और साथ ही साथ लेंडिंग का जैसे हमने बात किया तो वो करने वाली है। टाटा ग्रुप के हिस्ट्री के बारे में हम डिटेल नहीं जाएंगे। 1991 में कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई थी, 2007 में लेवरेज किया था इन्होंने। एक बात इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगा, इसी साल 8 मई को इन्होंने टाटा मोटर कैपिटल फाइनेंस को अपने अंदर मर्ज कर लिया है। इसलिए जो भी फाइनेंशियल्स आपको दिखेंगे वो थोड़े कम दिखेंगे, लेकिन आने वाले समय में इसके फाइनेंशियल्स बढ़े हुए और इन्फ्लेटेड नज़र आएंगे ड्यू टू वो एक्विजिशन के कारण। जैसे हम देख रहे हैं इनका टोटल इनकम देख लीजिए इंक्रीजिंग में है, टोटल प्रॉफिट टैक्स भी इनका बढ़ा हुआ है, हर साल के दौरान नेटवर्थ भी बढ़ा हुआ है। आप कंपेरिजन करेंगे तो उस तुलना में मैं रेशियो के थ्रू आपको समझाता हूँ। रेवेन्यू का ग्रोथ जो हुआ है 56% शानदार हुआ है, प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ है 10%, डेट इक्विटी रेशियो 6.60 है और ये रहता है एनबीएफसी का, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत बड़ी है इसलिए 12.6% के अराउंड में है। वहीं हम अगर बात करें की फाइनेंशियल रेशियो की, अब यहाँ पे फाइनेंशियल रेशियो इनके लिए अलग हो जा रहा है। जैसे नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनका 1.92% इम्प्रूव हुआ है, जो कि अच्छी बात है कंपनी के लिए। वहीं पे ग्रॉस टू एनपीए है इनका डिक्रीज हुआ है 22.35% से, ये भी अच्छी बात है। एनपीए वो अमाउंट होता है जो लोन ये देते हैं और वापस इनको नहीं मिलता है, रिपोर्ट करना पड़ता है कि ये मेरा पैसा गया। वहीं अगर नेट एनपीए की बात करें तो ये 59% से डिक्रीज हुआ है, ये भी वही अमाउंट है। और कैपिटल एडुकेसी रेशियो जो है इनका अब नॉर्म है, जो आरबीआई के रिक्वायरमेंट है उसके आसपास इनकी है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम कहीं भी नहीं दिख रहा है। अब हम कैपिटल लैंडस्केप में बात करें तो टाटा कैपिटल का जो वैल्यूशन निकल के आया है रेवेन्यू के हिसाब से, वो पी ना काफ़ी हाई निकल के आया है। इन्होंने अपने बजाज फाइनेंस के साथ रखा है अपने आप को, पी उसी के आसपास रखा है। बजाज फाइनेंस का 34 है, इनका 33 के अराउंड में है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमें एक बात समझनी होगी कि रेवेन्यू वाइज आप देखिए बजाज फाइनेंस टाटा कैपिटल से 3 गुना बड़ी कंपनी है और आप उसी के पी रेशियो पे ला रहे हैं। चूँकि आप एक बहुत बड़े नाम है, आपके पास ट्रस्ट की पावर है और इसी हिसाब से किसी भी हिसाब से जस्टिफाइबल नहीं आएगा वैल्यूशन कहाँ से जस्टिफाई आएगा, 216 से 255 किसी हिसाब से नहीं आएगा ये। पर चूँकि ट्रस्ट
मार्केट सेगमेंट, ये सब कुछ होगा तो इससे IPO में 100% पैसा बनेगा, ये मेरा मानना है। बाकी आप बिल्कुल एनालिसिस करिएगा, अपने हिसाब से करिएगा। अब हम देखते हैं कि लास्ट 10 जो बड़े बड़े IPO आए थे उनमें क्या रहा। अब देखिए हुंडई मोटर का आया था 27,000 करोड़ का, सबसे बड़ा IPO था आज तक का। इसमें लिस्टिंग गेन माइनस में मिला था 7%। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन था, इसमें लिस्टिंग गेन भी माइनस में मिला था। पेटीएम था, उसमें भी 27% का माइनस में मिला था। कोल इंडिया जो गवर्नमेंट की कंपनी थी उसमें 39% का पॉजिटिव मिला था। HDB फाइनेंशियल में 13% का पॉजिटिव मिला था। स्विगी में आप देखिएगा 16 का मिला था। आउट ऑफ 10 में से 4 बार हमें नेगेटिव में मिला है, 4 से ज़्यादा बार में। अब इस हिसाब से लेकिन ट्रस्ट का इशू है, बड़े बड़े बैंक्स इस IPO के पीछे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लीड मैनेजर, एंकर सारे पड़े हुए हैं इसके पीछे। और प्लस इन्होंने वैल्यूएशन पहले ये 17-17,500 करोड़ का लाने वाले थे, लेकिन इन्होंने कम किया है अपना वैल्यूएशन, उस हिसाब से इसमें लिस्टिंग गेन मिलने वाले। चलिए हम देखते हैं GMP क्या है इसका। करंट डेट का अगर हम GMP की बात करें तो इसका जो आ रहा है वो GMP आ रहा है 27 के अराउंड में, जो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग कराएगा 353 के आसपास। उस हिसाब से पोटेंशियल गेन 8% बैठ रहा है, 8% 5% के अराउंड में आना चाहिए, गेन मिलना चाहिए, ये ऐसा मेरे को लगता है। प्लीज़ अपना एनालिसिस कर लीजिएगा, बिल्कुल मेरे बात पे भरोसा मत करिए। रिपोर्ट है 2-3 बार देख लीजिए, सारी डिटेल्स मैंने इनकॉर्पोरेट की है, उसको ध्यान में रख के ही करिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। प्लीज़ पसंद आया वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।